जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर लेकर आती हूं, तो आज इस क्लास में हम कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर नर्सिंग असिस्टेंट का सॉल्व करने वाले हैं विद कंसेप्ट। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके से। क्वेश्चन स्टूडेंट, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल सिंस दिसंबर 2022? तो प्रधानमंत्री कौन है करंट पूछा है, 2022 से कौन है वो पूछा है। और अभी इजराइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है। हमास ने मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमले कर दिए हैं, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल आने वाली एग्जामों के लिए। तो कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन इजराइल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, करेंसी हो गई, उसकी कैपिटल हो गई, ये सब। तो कौन है स्टूडेंट इजराइल के प्रधानमंत्री? हु इज द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय नौसेना में भारतीय सेना मेजर के समकक्ष रैंक क्या है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक टू एन इंडियन आर्मी मेजर इन द इंडियन नेवी? तो स्टूडेंट, ये डिफरेंट रैंक आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आपको सारी याद होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रैंक पूछी जाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। यहाँ पर पूछी है इंडियन आर्मी की जो मेजर है, ध्यान रखिएगा इन्होंने मेजर के बारे में पूछा है, न कि मेजर जनरल के बारे में। तो मेजर के इक्विवेलेंट रैंक किसकी पूछी है? नेवी की पूछी है, जो कि क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी। और एयरफोर्स में क्या होगा? स्क्वाड्रन लीडर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कमांडर इज द राइट आंसर। ये समकक्ष उसकी इक्विवेलेंट रैंक है इंडियन आर्मी और नेवी की। तो ये जो रैंक है स्टूडेंट, सारी आपको याद होना चाहिए, किसी में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी टेम्पल इज इन, कहाँ पर है? ये कौन से स्टेट में है? बहुत फेमस मंदिर है, और इस मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। लोग रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, और इसके पहले दर्शन होते हैं सुबह 7 बजे। तो बहुत फेमस मंदिर है। कहाँ का है स्टूडेंट? ये आसम का है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कविता, उपन्यास और लघु कथाओं सहित साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान में मिलने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है स्टूडेंट? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग पोएट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, इन सभी के लिए जो प्रमुख पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है स्टूडेंट? राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो स्टूडेंट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी साहित्य में मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं कि कविता भी, उपन्यास भी, लघु कथाएं भी, और इंडिया का। तो इन सब को मिला जुला के जो अवार्ड है जो दिया जाता है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट, यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ द ट्राई। तो क्या है ये? क्या भारत का दूरसंचार नियामक और लेखा परीक्षा है, या फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिमय प्राधिकरण है, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो स्टूडेंट, ट्राई आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, या फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भी इसे कहते हैं। टेलीकॉम या फिर टेलीकम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, ये जो ट्राई है ये क्या है? एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, उनको हैंडल करने का काम करती है। केबल कनेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो काम होते हैं वो कौन संभालती है? ट्राई संभालती है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द बिलियर्ड खेल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ बिलियर्ड? तो बिलियर्ड का गेम क्या होता है? गेम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की अगर बात हुई तो गेम से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। हमारे सिलेबस में टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी देखने को, तो ज़्यादातर गेम की पूछी जाती है। तो हमें गेम पे ध्यान रखना है, गेम की सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। बिलियर्ड खेल आपने देखा होगा किस तरह से टेबल होती है और टेबल के ऊपर बहुत सारी बॉल होती है और उन बॉल्स को स्टिक की हेल्प से मारा जाता है। तो ये जो गेम होता है ये बिलियर्ड होता है। अब इसमें ये टर्म्स है जैसे क्यू है, बोल्टिंग इन ऑफ
ये कौन कौन से टर्म है जो इस खेल से संबंधित है? तो ये जो सारी टर्म है, जैसे क्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्यू क्या होता है? ये जो स्टिक होती है इससे मारा जाता है, इसे भी क्यू कहा जाता है, इसे क्यू स्टिक कहा जाता है। ये क्या है? क्यू स्टिक। इसके अलावा ये बॉल होती है, इसमें एक मेन बॉल होती है वाइट कलर की, उससे क्या कहा जाता है? क्यू बॉल। तो क्यू शब्द किससे रिलेटेड है? बिलियर्ड से। उसके अलावा बोल्टिंग, बोल्टिंग एक फॉल्ट होता है, अगर आप गलत शॉट मारोगे तो फॉल्ट हो जाता है, फॉल हो जाता है, फाउल हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। तो ये भी इससे रिलेटेड है। इन ऑफ भी क्या है? बिलियर्ड से रिलेटेड ही एक टर्म है। तो सारी जो टर्म्स है ये क्या है? इस खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ इन इंडिया? ये टेक्निकल वालों को पूछा गया था स्टूडेंट 15 जनवरी 2023 को, और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। इस तरह के इस पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलेंगे जो कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछते हैं वो। अब यहाँ पर आपके 2 आंसर होंगे, एक गोदावरी भी हो सकता है और एक कावेरी भी हो सकता है। तो किस पर टिक लगाओगे? तो स्टूडेंट आपको जब गोदावरी और कावेरी दोनों देना तो आपको कावेरी नदी पर टिक करना है, क्योंकि कावेरी नदी का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? लगभग गंगा के जैसा है। इसमें ही ये फ्लो भी गंगा के जैसा इसका है, और इसमें सहायक नदियां भी गंगा के जैसे आके मिलती है, इसलिए इसे कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, कि नाम से जाना जाता है। साउथ की गंगा, अगर गंगा है साउथ की तो वो कौन सी है? कावेरी। इसके अलावा गोदावरी का नाम है साउथ गंगा, साउथ की गंगा इसे कहा जाता है, इसका नाम है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो गंगा की फॉलो करती है वो कावेरी फॉलो करती है, इसलिए कावेरी को आपको प्रायोरिटी पहले देना है। और अगर कावेरी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ गोदावरी है, तो आप गोदावरी पे भी टिक कर सकते हो। इसलिए इसके आंसर तो दोनों होंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दे कि ए और बी दोनों, या फिर एक ही ऑप्शन मिले आपको, तो आपको सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए कावेरी को प्रेफर करना होगा। उसके बाद सेकंड आपको गोदावरी को प्रेफर करना होगा। गोदावरी को आप कब टिक करोगे? जब कावेरी का ऑप्शन नहीं दिया हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना? करेंसी पूछी जाती है स्टूडेंट हर एक कंट्री की, तो चाइना की जो है वो कौन सी है? युआन है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। ये आप यहाँ पर यूरोप देख रहे होंगे, ये यूरोप है और ये एशिया है, तो दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत है यूराल पर्वत दोनों को सेपरेट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? किसके बीच में, इनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पर्वत है? यूराल पर्वत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, या फिर ऑब्जर्व? तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट? अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, जो कि कब मनाया जाता है? 1 मई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम, नेल पॉलिश रिमूवर में शामिल है। ये आरबीसी का एग्जाम जो हुआ था 18 सितंबर को स्टूडेंट 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या होता है उसके अंदर? तो क्या होता है स्टूडेंट? एसीटोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आमतौर पर टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं, डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली यूज्ड इन, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये है, ये फॉर्मूला है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? कॉस्मेटिक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और स्पेशली कौन से कॉस्मेटिक में? सनस्क्रीन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो ब्राइटनेस का काम भी करता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड किस में यूज़ किया जाएगा? कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक में यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ऐसी औषधि है जो ज्वरनाशक होने के साथ साथ दर्द निवारक भी है। अ ड्रग दैट इज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। तो ज्वरनाशक जो बीमारी को ठीक करती है, बुखार को ठीक करती है, वो ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक कहलाती है। और दर्द निवारक जो कि पेन को रिमूव करती है, पेन कम कर देती है, हमारा दर्द कम कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द निवारक, जैसे कि पेन किलर्स हो गई ये सभी। तो ऐसी कौन सी दवाई है जो इन दोनों की तरह काम करती है, जो बुखार भी कम कर देती है और दर्द भी कम कर देती है? तो कौन सी है स्टूडेंट? पैरासिटामोल। बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टैबलेट। तो राइट आंसर क्या है? पैरासिटामोल। क्लोरोक्विन और पेनिसिलिन और इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवाई है, क्लोरोक्विन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक,
चलिए आपको होमवर्क में देती हूँ, जो क्लोरोप्रोमिजन हाइड्रोक्लोराइड है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। थोड़ी मेहनत आप भी करिए, मेहनत करोगे क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो दूसरे 4 क्वेश्चन और आपके रेडी होंगे। तो ये आपको बताना है कमेंट में कि ये किस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें स्फोट ध्वनि गुण सर्वाधिक होता है? नॉकिंग प्रॉपर्टी। किसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी? नॉकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, जब कंबशन इंजन जब काम करता है, फ्यूल से काम करता है, तो इंजन का क्या मेटेलिक साउंड क्रिएट करता है। अगर ऐसा फ्यूल यूज कर लो जिसमें ज़्यादा मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है, उसे क्या कहा जाता है? नॉकिंग कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिससे नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, नॉकिंग ज़्यादा होती है? तो कौन सा होता है स्टूडेंट? इन सभी में एरोमेटिक, ब्रांच, स्ट्रेट चेन, ओलिफिन्स। तो इन सभी में जो स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला वाले पैराफिन्स होते हैं स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं फ्यूल। इसके अलावा सबसे कम कौन करते हैं? तो वो कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट है एरोमेटिक, दैट मीन्स जिसमें बेंजीन, ये क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम होती है, और इनकी सीधी स्ट्रेट चेन, इस तरह से स्ट्रेट चेन अगर क्रिएट होती है हाइड्रोकार्बन की, तो वो ज़्यादा नॉकिंग प्रॉपर्टी उनकी होती है, ज़्यादा नॉकिंग करते हैं, ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम एक अयस्क है, तो कोरंडम इज एन और ऑफ किसका अयस्क है? अयस्क पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ये कोरंडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी हवा में किसके कारण संक्षारित हो जाती है? सिल्वर गेट कोरोड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन द एयर। तो किसके कारण इसमें जो है जंग लगना बोल सकते हैं, संक्षारण होना, धीरे धीरे खत्म होना संक्षारण कहलाता है। तो किसके कारण हो जाती है स्टूडेंट? तो सिल्वर गोल्ड ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि लोहे का हमने संक्षारण देखा है, वो किससे होता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके ऑक्सीजन से वो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है, उसमें जंग बना लेता है। लेकिन चांदी सोना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, नोबल मेटल्स होती हैं ये। तो फिर किससे रिएक्शन करके ये कोरोड हो जाती है, संक्षारण हो जाता है इनका? तो सल्फाइड जो होते हैं प्रेजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इससे क्या हो जाता है? इसका संक्षारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रॉकेट प्रणोदन के लिए प्रयुक्त ईंधन किसका मिश्रण है? फ्यूल यूज फॉर रॉकेट प्रपल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। तो रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट को जब जलाया जाता है ना, स्टार्ट किया जाता है, प्रपल्शन बोलते हैं उसे, तो उसके लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो किसका उपयोग किया जाता है? TNT का तो उपयोग किया ही जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्साइल एमाइड, तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्साइल एमाइड और TNT का उपयोग किया जाता है। TNT का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ट्राई नाइट्रोटॉलुएंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है TNT का। चलिए नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा अमिश्रणीय द्रव्य के मिश्रण को अलग किया जाता है? बाय विच अपैरेटस अ मिक्सचर ऑफ एन इमल्सिबल लिक्विड इज सेपरेटेड। तो इमल्सिबल अमिश्रणीय द्रव्य कौन से द्रव्य होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते? जैसे कि तेल और पानी को अगर हम ले, तो तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, और तेल क्या करता है? पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इमजिबल या फिर अमिश्रणीय द्रव्य कहा जाता है। तो ऐसे को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेपरेटिंग फनल का, पृथक्करण फनल। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये सेपरेटिंग फनल है, जिसमें कैरोसिन और वाटर है। वाटर नीचे ले लिया जाता है, हम निकाल लेते हैं, और जो कैरोसिन है वो ऊपर ही रह जाता, तैरता रह जाता है, उसको बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है? सेपरेटिंग फनल है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स। तो क्या एमिट करती है? क्या अल्फा, बीटा, गामा या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंग, कौन सी तरंगे क्या ये निकालती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है, ये अल्फा, बीटा और गामा विकिरण रेडिएशन छोड़ते हैं, निकालते हैं, एमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने से पहले स्टूडेंट, आपको जो फाउंडेशन बेस्ड नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर हाई लेवल का पेपर आता है तो वो भी आप कवर कर पाओगे इस बैच के माध्यम से, जिसमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और यहाँ पर ट्रिक के साथ भी मैंने आपको कुछ एक चीज़ जो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती है, या फिर मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इनको ट्रिक के साथ पढ़ाया। बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं।
तो आपको ये जो बैच है बिल्कुल आपको आसान कर देगी आपकी जो पढ़ाई है। सिलेबस को देखकर भी आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो इस बैच के अंदर मैंने वही टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे भी मेंशन है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं और एग्जाम में पूछे गए, तो वो भी मैंने इसमें पढ़ाए हैं आपको बिल्कुल डिटेल में। तो ये जो बैच है इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करी गई है, वैलिडिटी भी इसकी एग्जाम तक रहेगी और दोनों लैंग्वेज में मिलेगी आपको, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो आप इस बैच को अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है स्टूडेंट, NA597 कूपन कोड आपको यूज करना होगा डिस्काउंट में बैच को परचेज करने के लिए। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? पानी का वाष्पीकरण तो मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि स्टेट में चेंज, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्वथनांक, गलनांक, सभी क्या स्टेट परिवर्तन है। तो ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, तो ये भी क्या है? फिजिकल है। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हो रहा है, ये भी फिजिकल है। अल्कोहल का आसवन, डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल, डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है ये है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर अल्कोहल को पानी से सेपरेट करना ही है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है? फिजिकल है। CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है CO2। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? चूने का पानी, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो ये दूधिया हो जाता है, मतलब क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर थोड़े टाइम के लिए क्या होता है? दूधिया होता है, मिल्की कलर होता है। तो ये केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग ही नया प्रोडक्ट बन गया है, तो केमिकल प्रोसेस है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी, ये एक केमिकल प्रोसेस है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है, और इसमें H2O जो है प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? गन्ना हाँ है, इस ग्लूकोज फॉर्मूला, ग्लूकोज भी है, संगमरमर भी है, ये सभी क्या है? कंपाउंड है, इनके जो है रेशो फिक्स होते हैं। दूध अगर हम बात करें तो कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है जिसमें फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड भी होता है, तो ये क्या है? एक मिश्रण है, इट्स नॉट अ कंपाउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के अप्रूप यानी कि एलोट्रोपिक रूप जो होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट में क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी होती है? क्या समानता असमानता होती है? क्या जो अपरूप होते हैं, जैसे कि कार्बन के अपरूप आपने सुनेंगे हीरा और ग्रेफाइट, तो ये क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो इनके क्या, इनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या? हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, या फिर समान होते हैं, मतलब दोनों अपरूप में कोई चेंज नहीं होता है, एक जैसे होते हैं, या फिर इनके रासायनिक गुण सेम होते हैं, समान होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, या फिर विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनकी सेम होती है, उन्हें कहा जाता है अपरूप। जैसे हीरा, हीरा क्या है? कार्बन का, और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनमें वो सेम होंगे, क्योंकि है तो कार्बन के ही पार्ट। कार्बन के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीरे में भी होंगे, और उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे स्टूडेंट? कार्बन में होंगे। तो इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? सेम होती है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, समान रासायनिक गुण होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या सी आंसर होगा या ए होगा? तो क्या होगा स्टूडेंट? ए होगा। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट इनके अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट? डिफरेंट होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ठोस का द्रव में बदलना संलयन कहलाता है। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज फ्यूजन। सॉलिड इनटू लिक्विड में कन्वर्जन है तो मेल्टिंग होता है, तो ये गलत है। द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज फ्रीजिंग, हाँ करेक्ट है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। तरल का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए।
यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। प्रिस्टले ने की थी, रदरफोर्ड ने, शीले ने या कैवेडिश ने? तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि प्रिस्टले पे टिक करूँ या शीले पर। तो प्रिस्टले ने कब खोज की थी? 1774 में। और शीले ने कब करी थी? 1772 में। इसलिए ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? शीले को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर शीले नहीं दिया हो तो प्रिस्टले पे आप टिक कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। लेकिन पहले किसने करी थी? शीले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्षार धातु और हेलोजन दोनों के समान है। हाइड्रोजन असेंबल्स बोथ द अल्केली मेटल्स एंड हेलोजन्स। हाँ, ये दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। हेलोजन में भी आता है और अल्केली मेटल में भी आता है, हेलोजन और क्षार धातुओं में। तो ये करेक्ट है। इसकी अधात्विक प्रकृति होती है, इट हैज नॉन मेटेलिक नेचर। हाँ, इसमें नॉन मेटेलिक गुण भी ये प्रदर्शित करता है। जब मेल्टिंग कंडीशन में होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटेलिक है प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक नेचर भी ये शो करता है। ये भी करेक्ट है। इनमें से विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों गुण होते हैं। इट हैज बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ, ये प्लस और माइनस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसीलिए तो इसको हेलोजन और क्षार धातुओं में रखा गया है। तो ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन आर नॉट सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इसके आइसोटोप देखें 1H1, 1H2, 1H3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें सभी क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? सेम होंगी। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी गलत है। रासायनिक गुण समान होते हैं, इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गलत है हाइड्रोजन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बायोलॉजी के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए और एक आपका मेन सब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन है, एक खाने योग्य भूमिगत तना है इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। किसे? प्लांट मार्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट मार्फोलॉजी आपको दिया ही नहीं है टॉपिक सिलेबस में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लांट मार्फोलॉजी है, मैंने आपको बैच के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है स्टूडेंट। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, वो भी मैंने आपको करवाया है, तो उनको भी करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है स्टूडेंट? तो ग्राउंड नट, मूंगफली, स्वीट पोटैटो, कैरेट। कैरेट, स्वीट पोटैटो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? रूट मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन में आते हैं। और यहाँ पर स्टेम पूछा है, कौन सा तना है? तो आलू क्या है? एक अंडरग्राउंड, आलू क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? विच पार्ट टर्न्स इनटू एलिफेंट्स टस्क। एलिफेंट के जो बाहर इस तरह से नुकीले दांत दिखाई देते हैं, टस्क जिन्हें कहा जाता है, वो किसका रूपांतरण है? किस में चेंज हुए? कौन से दांत होते हैं? क्या वो कैनाइन दांत होते हैं, प्रीमोलार होते हैं, या फिर दूसरा कृदंत होते हैं, सेकंड रोडेंट, या फिर चरण वर्णक? तो कौन से दांत होते हैं स्टूडेंट? सेकंड रोडेंट कहा जाता है इन दांतों को, जिसमें ये जो है टस्क रूपांतरित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा आपको होगा, मैडम इसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, रेडवुड होता है। लेकिन रेडवुड होता है, रेडवुड के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? यूकेलिप्टिस। तो अगर वो नहीं दिया है तो इन सभी में सबसे बड़ा पौधा विश्व में कौन सा होगा? यूकेलिप्टिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालतम अकशेरुकी है इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। कौन सा विशालतम? विशालतम का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जानवर पूछ लिया है, इन्होंने क्या दिए हैं? स्पोंज, मोलास्का, ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये फाइलम दिए। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, ये पूछा है। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? इन सभी में स्टूडेंट याद रखिएगा, मोलास्कस होता है। मोलास्का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पाइसेस पाई जाती है जानवरों की। तो ये सबसे विशालतम अकशेरुकी पूछा, कशेरुकी नहीं। तो वो कौन सा है? मोलास्का। चलिए नेक्स्ट है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है?
विच इज़ द टाइप ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है और साथ ही साथ अपना न्यूट्रिशन भी उस प्लांट से ले लेता है। तो ये काम कौन करता है, जो लेता भी है और देता भी है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे कहा जाता है। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी जीवाणु। परजीवी वो होते हैं जो सिर्फ लेते लेते हैं, कुछ देते नहीं है। मृतोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले पौधे या जानवरों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सहजीवी जीवाणु है, सिम्बायोटिक है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देते हैं पौधे को, साथ ही साथ अपना भोजन भी पौधे से प्राप्त कर लेते हैं। तो देते भी हैं लेते भी हैं, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी का कारण विषाणु होता है। विच डिजीज इज कॉज बाय द वायरस। टिटनेस, रेबीज, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, प्लेग। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया है बेच में। इसमें टिटनेस, लेप्रोसी और प्लेग सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। रेबीज जो है जानवरों से इंसानों में फैलता है और वायरस के कारण फैलता है। और कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इसको फैलाने के लिए, लाइजे वायरस। ये पागल कुत्ते के काटने से भी पूछा जाता है, फैलता है रेबीज। और कौन सा वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, लाइजे वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फिश। कौन सी इसमें मछली है ये पूछा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेलीफिश होती है, जेलीफिश नहीं है। जेलीफिश किसके अंतर्गत आती है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आती है जेलीफिश। और सिलेंट्रेटा क्या फिश है, फिश की कैटेगरी, फिश का फाइलम है। फिश का फाइलम तो कौन सा होगा, कॉर्डेटा में ही फिश आती है। और कॉर्डेटा में भी फिश कैटेगरी में जो आती है उन्हें ही असली फिश कहा जाता है। तो जेलीफिश तो नहीं है। साल्मन है, लॉबस्टर है। लॉबस्टर सभी को पता होगा ये किस कैटेगरी में आता है, ऑर्थोपोडा में क्रस्टेशिया। ऑर्थोपोडा में क्रस्टेशिया के अंतर्गत कौन आता है, लॉबस्टर आता है, जिसे झींगा मछली भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, झींगा मछली। तो ये भी क्या है, मछली नहीं है। व्हेल तो एक मैमल है, स्तनधारी जीव है, तो ये मछली में नहीं आती है। तो राइट आंसर क्या होगा, साल्मोन। साल्मोन एक क्या है, एक्चुअल फिश है, जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल्स जो है इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मसल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू पाया जाता है, मसल ऊतक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलेडन, या फिर डाइकोट्स बोल सकते हो। तो जिनमें इस तरह के आपको डाइकोट्स, ये डाइकोट्स होते हैं और ये सिंगल कोट का बीज होता है। तो इसमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और इसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। मोनोकोट कहते हैं, ये मोनोकोट्स है और ये डाइकोट्स हैं। तो इनमें से कौन सा है जो डाइकोट्स है, जिनमें इस तरह से द्विबीजपत्री पाई जाती है। ये एक एकल बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो कैसे पहचानेंगे, क्या याद करें हम इतने सारे नाम, नहीं। इनकी पत्तियां देखकर भी आप बता सकते हो कि ये मोनोकोटिलेडन है या डाइकोटिलेडन है। तो कैसे बताओगे, आपने पत्ती का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह से वेन्स अगर पैरेलल होती है, ऐसी वेन्स अगर पैरेलल होगी तो वो क्या होता है स्टूडेंट, मोनोकोट्स होता है। और जिसमें वेन्स इस तरह से होती है, इस तरह से वेन्स होती है, वो कौन होता है, डाइकोटिलेडन। तो आपने देखा होगा धान, धान की पत्ती कुछ इस तरह से होती है, तो ये मोनोकोटिलेडन है, एक बीजपत्री है। दालें, दालों में आपने चने का पौधा देखा होगा, मटर का पौधा देखा होगा, उनमें इस तरह की पत्ती का स्ट्रक्चर पे पैरेलल वेन्स नहीं पाई जाती। तो ये क्या है, डाइकोटिलेडन है। गेहूं की पत्तियों में भी, गेहूं की पत्तियां भी इस तरह से लंबी लंबी होती है और उनमें भी क्या होती है, पैरेलल वेन्स होती है। तो वो भी क्या है, मोनोकोटिलेडन है, यानी कि एक बीजपत्री। मक्का, मक्का की पत्तियां भी इस तरह से लंबी लंबी होती है और उनमें पैरेलल वेन्स पाई जाती है, पैरेलल समांतर शिराएं पाई जाती है। इस तरह से समांतर शिराएं जिसमें होंगी वो मोनोकोटिलेडन होगा, एक बीजपत्री होगा।
तो राइट आंसर क्या होगा, दालें जो है वो क्या है, डाइकोटिलेडन की कैटेगरी में आती है, द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो ये जो कंसेप्ट है याद रखिएगा, पत्तियों से भी आप पहचान सकते हो। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। कोरिएंडर कंटेंट्स यूजफुल कंपोनेंट। कौन कौन से पार्ट धनिया के खाते हो, एक तो बीज खाते हो, दूसरा पत्तियां भी खाते हैं, सलाद के फॉर्म में सब्जी में डाली जाती हैं। तो मूल और पत्ती क्या रूट और पत्तियां खाते, नहीं, पत्तियां और फ्लावर नहीं खाते हैं, पत्तियां खाते हैं और ड्राई फ्रूट सूखे फल भी उसके खाते हैं, और ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, उसके पत्ते खाते हैं, जब वो हरी होती है सब्जी में डालते हैं, सलाद के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, या फिर सूखने के बाद उसका पाउडर बना के मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक। तो पौधे में डिफरेंट टाइप के वर्णक होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल खाना बनाने में हेल्प करता है, इसी तरह से अलग अलग वर्णक होते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्णक है या फिर पिगमेंट है, कलर पिगमेंट, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से? क्योंकि हम तो घर में बैठ जाएंगे लेकिन पौधों को घर में थोड़े रखें, तो पूरे टाइम उनको सनलाइट ही चाहिए ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन बचाता है स्टूडेंट, कौन सा वर्णक है इन सभी में से, फाइकोसाइनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन पर स्विच करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर नर्सिंग असिस्टेंट की वीकली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री। तो ये टेस्ट सीरीज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर इसको अटेंड करिए, बिल्कुल फ्री है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी हुई है। टेस्ट जितनी ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, आपकी एनालिसिस हो जाएगी और आपको और अच्छे से पढ़ाई करने में हेल्प मिलेगी। तो वीकली टेस्ट सीरीज को अटेंड करना ना भूले। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। पहले कमेंट में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो उसे अटेंड करना ना भूले, जो कि हर संडे को 8 बजे आपको प्रोवाइड कर दी जाती। चलिए नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड इज, कितना होता है स्टूडेंट इन सभी में? तो स्टूडेंट 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से 200 के बीच में रहता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल। इससे ज़्यादा अगर लेवल बढ़ जाता है तो उससे बीमारी हो जाती है। धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज होती है, क्लॉग्ड हो जाती हैं, ब्लड उनमें से नहीं निकल पाता। तो ये जो बीमारी होती है इसे क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कौन सी बीमारी का नाम है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में, धमनियों में जम जाता है, उस बीमारी को कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 180 से 200 के बीच में नॉर्मल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर हुम? क्या दांतों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, या फिर इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, या फिर ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? तो स्टूडेंट विटामिन ई का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है? जनन क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ई दिया जाता है जब रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से काम नहीं किया करता है। तो किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ये सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन विच स्टोर्स ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हमें पता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, यकृत में स्टोर होता है। और जब हमारे ब्लड में इसकी कमी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो ये ग्लाइकोजन फिर से रक्त में लीवर के द्वारा सिक्रेट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, लीवर, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? तो हमारे शरीर में मसल्स मैक्सिमम कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? 656। कहीं कहीं पर आपको 639 भी मिलेगी, तो वो भी करेक्ट है। 640 या 656 के बीच में ही होती है। कितनी मांसपेशियां हैं? नियर अबाउट 656 मैक्सिमम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेनेटिक क्या बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरी समय आलेख का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? डिस्प्लेस द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस यानी कि दूरी और टाइम यानी कि समय, ये ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? तो आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसको शो करेगा? स्पीड को। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो किसको शो करता है? स्पीड यानी कि चाल को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? एक्सेलरेशन तो है, करंट नहीं है, फोर्स भी है, मोमेंटम भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी हो, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान उस ग्रह पर कितना होगा? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है? gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी दूसरे ग्रह के लिए हम g डैश मान लेते हैं, ऑन द अदर प्लैनेट हुज मास इज सेम एज अर्थ एंड रेडियस इज ट्वाइस। तो रेडियस को ट्वाइस कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दोनों का रेशो आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, कोई चेंज नहीं है। 2r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर नीचे, ये कैंसिल आउट। तो g डैश का मान कितना है? g डिवाइड बाय 4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है पानी का क्वथनांक? तो स्टूडेंट पानी का क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है स्टूडेंट की पानी का वाष्प दाब बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम शॉर्टकट में लिख देती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसे ही क्वथनांक कहा जाता है, ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो किस पर निर्भर कर रहा है ये? एक तो वेपर प्रेशर पर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो किस पर निर्भर करेगा? वायुमंडलीय दाब पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप वह स्थिति होती है जिस पर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? कौन सी कंडीशन होती है? क्या होता है इसमें? गैसों में आणविक गति घटने लगती है, मॉलिक्यूलर स्पीड बिगिन टू डिक्रीज इन गैसेस, जल में जमने लगता है, जल जमने लगता है, पानी टेंस टू फ्रीज, पानी जमने लगता है, सभी गैसें तरली हो जाती है, ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, या फिर सभी गैसों में ठोस में परिवर्तन हो जाती है, ऑल गैसेस गेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो स्टूडेंट परम शून्य ताप वह ताप होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिस पर गैसों में आणविक गति कम होने लगती है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर बिल्कुल शून्य हो जाती है, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो कम होने लगती है और बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। क्वेश्चन है संख्या 1, 2, 3 और 93 का औसत निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे और कितने 93 नंबर है 93 से डिवाइड करेंगे। इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, आप मैथ्स के क्वेश्चन नहीं अटेंड करोगे, वैसे ही नहीं करते हो पर नहीं करोगे। तो शॉर्ट ट्रिक इसको ये स्टूडेंट, ये का कंजुकेटिव नंबर है, क्रमागत नंबर है, मतलब एक के बाद एक के बाद दो आता है, दो के बाद 3, 4, 5, अब तो कहाँ तक 93 कर, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं ना कंजुकेटिव नंबर कहते हैं, 1 by 1 सिक्वेंस में जो होते हैं। तो ऐसे नंबरों का एवरेज निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट ये है कि पहला नंबर और लास्ट नंबर जो है उसको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज निकल आता है। पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 93 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 94 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 47 निकलेगा एवरेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ए और बी का अनुपात 2:3 दे के रखा और बी और सी का अनुपात 5:7। तो ए बी और सी इन तीनों का अनुपात आपको निकालना है। तो इनका अनुपात कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? पहला जो निकलता है ए वो कैसे निकलता है, यहाँ पे दिया है A:B 2:3 और B:C कितना दिया है 5:7। तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई आप कर दो ए और बी का, वो ए निकल जाएगा। और सी निकालने के लिए ए तो क्या है फर्स्ट और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, और सी निकालना हो तो लास्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर क्या है बी और
सी का। अब बीच वाला नंबर कैसे निकलेगा, दोनों जो बीच के नंबर हैं जैसे ये हैं, अगर आप उसको इस तरह से लिखो 2s2 3 s2 5 s2 7, ये अलग हो गया ये अलग हो गया। ए निकालना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी का, ये a/b है ये b/c है, तो a इंटू बी करोगे तो कितना होगा 5×2 = 10। लास्ट वाला निकलना होगा तो लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला निकलना तो बीच वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी और बी का, तो 3×5 = 15, बी इंटू बी वो निकल जाएगा 3×5 15। तो राइट आंसर क्या होगा 10 15 और 21, ये निकलेगा a/b/c। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब ट्रेन की लंबाई दे के रखी हो तब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड दे के रखी ट्रेन की आपको 40 किलोमीटर पर आवर और लेंथ पूछी है, टाइम 18 सेकंड। अब यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर और है तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि क्या होगा 5/18। और लेंथ यहाँ से आ जाएगी 18, ये 18 से 18 कैंसिल, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 200 मीटर। मीटर में आएगी क्योंकि हमने किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन थीटा का मान देके रखा है -12/13 और जो पाई जो थीटा है वो 180, पाई का मतलब होता है 180 और 3π/2 का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू आप 180 रख दीजिए डिवाइड बाई 2, 2×18 3×27 270। मतलब आपका थीटा 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, आपका जो थीटा है स्टूडेंट यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 और यहाँ पर कितना होता है 270 होता है ना। तो आपका थीटा कहाँ यहाँ लाई कर रहा है इसके बीच में। यहाँ पर वैल्यू किसकी पॉजिटिव होती है, यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन सब कुछ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा, यहाँ पर होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉस सब कुछ नेगेटिव होता है। तो आपका थीटा लाई कहाँ कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो थीटा का जो भी मान आएगा उसका मान कितना आना चाहिए नेगेटिव ही आएगा। कैसे आएगा, चलिए सबसे पहले हमें साइन थीटा देके रखा और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है क्या साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या ऊपर 12 लिखा है उसका मतलब ये परपेंडिकुलर 12 दे रखा और नीचे हाइपोटेनियस होता है मतलब 13 किसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट आधार बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट कर दोगे आप कर्ण बटे आधार, तो वो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कर्ण बटे आधार दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस तो है हमारे पास 13, लेकिन यहाँ पर बेस चाहिए। तो बेस आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पर, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि कितना है 13। तो 12 का 144 हो जाएगा, ये 13 है, 13 का कितना 169 होता है स्क्वायर, स्क्वायर सभी के याद कर लीजिएगा ईजी पड़ जाएगा। 169 में से 144 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 5 आ जाएगी। तो बेस हमें कितना मिला यहाँ पर 5 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है सेक थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हाइपोटेनियस कितना है 13 है कर्ण, और बेस कितना है 5 निकाल चुके हैं, लेकिन 13/5 वैल्यू लिखी है -13/5। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये थीटा का मान जो है 180 से 270 मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रहा है, और इस बीच में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है बाकी सबकी नेगेटिव होती है, इसलिए इसका मान कितना आएगा 13/5। अगर आपने टिक कर दिया होगा आंसर, वैसे ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस में वैल्यू लिखते तो ये गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा -13 डिवाइड बाई 5, क्योंकि इसमें क्या होगा कॉस थीटा नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में जो इन्होंने दिए हैं ये वैल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रोम्बस, और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए जब उसके डायगोनल दिए हो, तो 1/2 d1 इंटू d2 इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रोम्बस व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। जब डायगोनल दिए हो आपको तो वैल्यू रख दीजिए। डायगोनल कितने हैं 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर को सॉल्व कर लेंगे।
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो एरिया के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करने होंगे एरिया के, वॉल्यूम्स के, सरफेस एरिया के, सभी के। तो ये जो क्लास है स्टूडेंट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जिस पे लेटेस्ट अपडेट आपको नर्सिंग असिस्टेंट की मिलती रहेगी, भर्ती के बारे में, क्लासेस के बारे में, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले, व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है। इन सभी की लिंक आपको पहली कमेंट में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इनको ज्वाइन करना ना भूले फॉर द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द नर्सिंग असिस्टेंट। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।